हाँ जी बच्चे, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक हमने स्टार्ट करा था पिछली क्लास में। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हमने एक टॉपिक शुरू करा था जिसका नाम था ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, है ना, या ऑपरेटिंग साइकिल के मतलब ऑपरेटिंग साइकिल का टॉपिक शुरू करा था। तो मैंने आपको उसमें एक्चुअली शुरू क्या करा था, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, उसको पढ़ने से पहले ना हम लोग कुछ रेशोज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में आई थिंक 2 रेशोज़ के ऊपर बात करके बताई थी। एक तो स्टॉक टर्नओवर रेशो, या उसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था डेटर्स टर्नओवर रेशो, है ना। मैंने आपको ये भी कहा था कि यार स्टॉक टर्नओवर रेशो बेसिकली 3 तरीके के स्टॉक्स होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल, एक मेरा फिनिश गुड्स, और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैंने उसमें से आपको फिनिश गुड्स का तो समझा दिया था, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हम लोग एक और रेशो के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। और ये क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम बोलते हैं जी क्रेडिट परचेस पूरे साल की, ऑब्वियसली परचेस हमेशा पूरे साल की होती है। नेट क्रेडिट परचेस मतलब अगर कोई परचेस रिटर्न होगा तो उसको लेस कर दो आप, और डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। एवरेज पेबल्स जिसके अंदर हम लोग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल की बात करते हैं, है ना। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो हमें क्या बताता है बच्चे? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो हमें ये बताता है कि पूरे साल में आपने कितनी बार अपने सप्लायर्स को पेमेंट करी। जैसे मैंने आपको डेटर्स के ऊपर बताया था कि डेटर्स हमें कलेक्शन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बताता है, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो हमारे आप कह लो कि पेमेंट डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बताता है कि हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंटली हमारे सप्लायर से नेगोशिएशन करता है, तो वो हमारे परचेज डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को शो करता है। समझ आई यहाँ तक बात? तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो किस चीज़ के लिए कैलकुलेट करा जाता है बच्चे? ये जानने के लिए कि पूरे साल में हमने कितनी बार अपने सप्लायर को पेमेंट करी। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये हमें क्या बताता है? टेल्स अबाउट एफिशिएंसी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। बात समझ आई यहाँ तक कि हमारा परचेज डिपार्टमेंट किस तरीके से इनसे डील करता है? क्योंकि अब मान लो भाई बड़ी बड़ी कंपनीज़ में तो परचेज डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ होता है, तो मटेरियल परचेज़ करने की जिम्मेदारी परचेज डिपार्टमेंट की होती है। इनका जो हेड होता है परचेज मैनेजर, तो परचेज मैनेजर सप्लायर के साथ कैसे लेन देन करता है, कैसे उसके साथ नेगोशिएशन करता है, तो उस बात पे भी डिपेंड करता है। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि मार्केट में मान लो 3 सप्लायर हैं, जो मटेरियल हम खरीदते हैं उस मटेरियल को सप्लाई करने वाले 3 सप्लायर हैं। ठीक है, एक सप्लायर ऐसा है जो मेरे को 15 दिन का क्रेडिट देता है, मतलब वो कहता है जी माल ले जाओ 15 दिन बाद पेमेंट कर देना। ठीक है, एक कहता है 20 दिन बाद कर देना, एक कहता है जी 25 दिन बाद कर देना। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मार्केट में अलग अलग सप्लायर होते हैं, तो किस सप्लायर से माल ख़रीदना है ना, तो वो तो परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है ना। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट मान लो पहले वाले सप्लायर से ख़रीद के ले आता है तो हमें जल्दी पेमेंट रिलीज़ करनी पड़ेगी, तो वो तो परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है कि किस तरीके से हमें माल सप्लायर से परचेज़ करना है। बात समझ आई यहाँ तक? मैं बस इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो में क्या बताता है बच्चे? परचेज डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी, या आप ऐसा कह लो कि हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे साल में मैंने कितनी बार अपने सप्लायर को पेमेंट करी। अगर मान लो मेरा आंसर आता है 6 टाइम, अगर मैं आपसे कहता हूँ 6 टाइम्स, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि मैंने अपने सप्लायर को पूरे साल में 6 बार पेमेंट करी होगी। मतलब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मैंने अपने सप्लायर को पूरे साल में 6 टाइम पेमेंट करी होगी। तो 6 टाइम पेमेंट करने का मतलब क्या है बच्चे? कि हमारे सप्लायर हमको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देते होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हमारे सप्लायर कहते हैं सामान ले जाओ बेचो, 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, कोई बात नहीं। तो समझ आया 2 महीने कैसे निकाले हमने? तो ये इस बात को हम डेटर्स टर्नओवर रेशो में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बात को डेटर्स टर्नओवर रेशो में कलेक्शन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बताता है, पूरे साल में कितनी बार कलेक्शन हुई। और क्रेडिटर्स डिपार्टमेंट जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो है ये परचेज डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को बताता है। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक।
ठीक है, 6 टाइम आंसर आ रहा है तो उसका मतलब हमारे सप्लायर हमें 2 महीने का टाइम देते हैं, तो 2 महीने को मैं क्या बोलूँगा, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, दैट 2 मंथ विल बी कॉल्ड एज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक बात, ठीक है। अगर मान लो मेरा आंसर आता है 12 टाइम्स, मैं लिखता हूँ जी 12 टाइम्स आंसर आ रहा है, तो 12 टाइम्स आने का मतलब क्या है बच्चे, तो 12 टाइम्स आने का मतलब है कि आप अपने सप्लायर को पूरे साल में 12 बार पेमेंट करते हो, तो इसका मतलब आपका सप्लायर आपको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देता होगा, हाँ या ना। तो मुझे बताओ ये रेशो जितना लोअर होगा उतना बेटर है, जितना हाई होगा उतना बेटर है। देखना पड़ता है बच्चे, इसका कोई मतलब स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हायर द बेटर या लोअर द बेटर, क्योंकि अगर क्रेडिट पीरियड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। भाई एक बार बताओ, अगर मेरा सप्लायर मेरे को 2 महीने का क्रेडिट देता है तो हो सकता है कि वो 2 महीने का ब्याज भी चार्ज कर ले, हो सकता है ऐसा, ठीक है। हाँ, अगर ब्याज नहीं है, ब्याज फैक्टर बीच में नहीं है, तो फिर तो बेटर है, 2 महीने वाला ज़्यादा अच्छा है, यानी कि लो, समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। आई होप आपको बात समझ आई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो जितना लोअर होगा उतना बेटर है, क्योंकि ये जितना हाई चाहता रहेगा ना, मैं कहता हूँ 24 टाइम्स, तो ये रेशो जितना हाई जाएगा इसका मतलब है कि मैं पेमेंट उतना फ्रिक्वेंटली कर रहा हूँ। 24 टाइम्स का मतलब क्या है कि पूरे साल में 24 बार आपने पेमेंट करी है, इसका मतलब आपका सप्लायर आपको 15 दिन का टाइम देता है, हाँ या ना। तो ये रेशो हाई जितना होगा उतना बेकार है अगर इंटरेस्ट फैक्टर बीच में नहीं है तो, ठीक है। क्यों बेकार है, क्योंकि हम बहुत जल्दी पेमेंट रिलीज़ करते रहेंगे। फिर ये रेशो जितना लोअर होगा ना उतना बेटर है, क्योंकि हम अपना कह लो कि 2 महीने तक पैसा अपने पास रखेंगे क्रेडिटर्स का। आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक बात। कैसे निकाल रहे हैं हम इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। कैसे निकाला मैंने, अगर मैं मंथ्स में कैलकुलेट करता हूँ तो 12 मंथ्स, डेज़ में अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 360 डेज़, ऑब्वियसली 365 भी ले सकते हो आप, है ना। और अगर मैं वीक्स में कैलकुलेट करता हूँ तो 52 वीक्स, 52 वीक्स डिवाइडेड बाय एवरेज, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, CTR बोले तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, है ना। इस तरीके से हम क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करते हैं। मंथ्स में निकालना तो 12 मंथ्स अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 6 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 2 महीने, है ना। या इसको कैलकुलेट करने को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12 मंथ्स 360 डेज, ठीक है जी, 52 वीक्स, ऑब्वियसली यहाँ 365 डेज भी आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को आप लिख दो यहाँ पे, आप यहाँ लिखना नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज, और डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स, एवरेज पेबल्स। एवरेज हम इस वजह से लेते हैं क्योंकि क्रेडिट परचेज जो होती है वो पूरे साल की होती है, इस वजह से इसको ऊपर ले आएंगे, एवरेज पेबल्स ऊपर चला जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी बच्चे, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करने की इक्वेशन बनी 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 360 डेज, है ना जी, 52 वीक्स, 52 वीक्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पेबल्स, है ना जी। एवरेज क्रेडिटर्स कह लो या पेबल्स कह लो, बिल्स पेबल नहीं है तो क्रेडिटर्स ही आ जाएगा, फिर एवरेज पेबल्स, है ना बच्चे। क्रेडिटर्स प्लस बीपी नहीं होगा तो क्रेडिटर्स ही यूज़ कर लेंगे फिर। तो आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हो, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई अभी तक, ध्यान देना बच्चे। एक तो मैंने आपको बताया स्टॉक होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो, है ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सहारा लेते हुए मैंने आपको स्टॉक होल्डिंग पीरियड बताया। और ये स्टॉक होल्डिंग पीरियड बच्चे हम किसका निकालने की बात करी थी अभी तक, फिनिश्ड गुड्स का, है ना।
तो फिनिश गुड्स का हमने निकालने की बात करी थी, और कैसे हमने कैलकुलेट करा था इसको। हाँ जी, तो हमने बोला था ऐसा, मैंने जो आपको इक्वेशन लिखवाई थी वो इस तरीके से लिखवाई थी बच्चे कि 12 मंथ्स 360 डेज डिवाइडेड, फिर यहाँ पे हमने लिखा था 52 वीक्स डिवाइडेड बाय, हाँ जी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक। कुछ इस तरीके से लिखा था ना मैंने आपको, तो इस तरीके से आपको मैंने लिख के दिया था। नेक्स्ट मैंने आपको डेटर्स, हाँ जी, दूसरा मैंने आपको बताया था डेटर्स टर्नओवर रेशियो, सॉरी डेटर्स टर्नओवर रेशियो नहीं, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, है ना। और डेटर्स कलेक्शन पीरियड हमने कैसे निकाला था, 12 मंथ्स या 360 डेज, है ना, या 52 वीक्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल, मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेटर्स, है ना, या इसको हम कहते हैं एवरेज रिसीवेबल्स। तो डेटर्स एंड BR या रिसीवेबल लिख लो, एक ही बात है वो तो, ठीक है बच्चे। और तीसरा मैंने आपको कौन सा बताया था, तीसरा मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, है ना जी, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, आपका क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो ये कैसे निकाला हमने, 12 मंथ्स 360 डेज 52 वीक्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज एंड मल्टीप्लाई बाय एवरेज पेबल्स, जिसके अंदर आपको पता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है। ये तीन मैंने आपको अभी तक समझाए हैं कि क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कैसे निकालते हैं, डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्टॉक होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं फिनिश गुड्स का, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज़, हाँ जी, टॉपिक का नाम क्या है हमारे, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, है ना जी, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। पहले मैं आपको इसका मीनिंग लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ कि ये है क्या चीज़, ठीक है बच्चे। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम इसको कहते हैं इट इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम within which the cash
invested within which the cash invested in working capital is recovered back, है ना। तो आपको पहली बात जो वर्डिंग यूज़ की हुई है पीरियड, तो यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए कि ये बेसिकली टाइम की बात करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके भी ऊपर हम बात कर लेंगे। पीरियड वर्ड से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पीरियड बेसिकली टाइम की बात हो रही है। तो हम कहते क्या है, इट इज़ द टाइम, ये एक टाइम है विद इन विच द कैश इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल इज़ रिकवर्ड बैक। आपने जो पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाया है वो पैसा कितने टाइम में आपको वापस मिल जाएगा, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मान लो आपका पैसा आपको 50 दिन में वापस मिल जाएगा, तो 50 दिन आपके लिए क्या बन गया, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान देना बच्चे इस बात पे। मान लो मेरे पास कैश है, ठीक है, मेरे पास कैश है, मैंने उस कैश से क्या करा बच्चे, मैंने उस कैश से क्या करा, इन्वेंट्री परचेज़ कर ली। मैंने उस कैश से क्या करा, इन्वेंट्री या स्टॉक परचेज़ कर लिया और कैश में ख़रीदा मैंने। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये सामान कैश में ख़रीदा। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, इस इन्वेंट्री को कस्टमर को बेचेंगे, हाँ या ना। तो टाइम तो लगेगा बिकने में, हाँ या ना। हम अपने डेटर्स, और हम जब सामान बेचते हैं तो उधार पे बेचते हैं, डेटर्स या कस्टमर, ठीक है बच्चे। और फिर डेटर्स आपको कैश वापस करेंगे। समझ आया मैंने क्या बोला भाई, आपके पास कैश पड़ा था, आपने वो कैश से स्टॉक ख़रीदा और फिर उस स्टॉक को कस्टमर को बेचा और कस्टमर फिर आपको पेमेंट करेंगे। समझ आ रही है यहाँ तक बात। तो जितने, और हाँ एक बात और बता देता हूँ, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ये मैं बेसिकली आपको ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ बच्चे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडर कौन होता है, जिसका काम होता है सिर्फ सेल परचेज़ करने का, जो सप्लायर से सामान लाया और ला के मार्केट में बेच दिया। फिनिश गुड्स में डील करता है वो, जो बने बनाए सामान होते हैं लाता है, उसको एज इट इज़ मार्केट में बेच देता है। तो उसका पैसा भी कुछ टाइम के लिए तो फंसता होगा भाई। मान लो वो सामान कैश में लाया, उसके सप्लायर ने उसको क्रेडिट पीरियड नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इसके पास जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं जी हमें तो उधार में सामान चाहिए, हम आपको पेमेंट कुछ टाइम बाद करेंगे। बात समझ आई यहाँ तक। अच्छा एक बात और बताओ, जिस दिन आप सामान लाते हो क्या ये ज़रूरी है कि सामान सेम टू सेम डे बिक जाता है? नहीं होता ना। मान लो सामान बेचने में, सामान तो ख़रीद लिया आपने, सामान बेचने में सेल टू कस्टमर, सेल टू कस्टमर मान लो 20 डेज़ लग जाते हैं सामान बेचने में। जो सामान मैं ख़रीद के लाया हूँ उसको बेचने में बच्चे कितना टाइम लग जाता है, 20 डेज़। तो इसका मतलब 20 डेज़ तक मेरा पैसा फंस गया। समझा मैंने क्या बोला बच्चे, 20 डेज़ तक मेरा पैसा फंस गया ना स्टॉक के अंदर, क्योंकि मैंने सप्लायर को कैश पेमेंट करी है, सप्लायर को पेमेंट करके मैंने सामान ले लिया और कस्टमर को बेचने में 20 दिन लग जाते हैं। कस्टमर को नहीं, मतलब सामान बेचने में 20 दिन लग जाते हैं, ठीक है। 20 दिन बाद मुझे कस्टमर मिला, तो 20 दिन तक तो मेरा पैसा फंस गया ना स्टॉक के अंदर। अच्छा फिर डेटर्स मिला तो उससे फिर रिकवरी करेंगे, रिकवरी फ्रॉम कस्टमर। हमने अपने क्रेडिटर्स को मान लेते हैं, लेट्स से 15 दिन का टाइम दिया है बच्चे। कितने दिन का, या चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ 25 डेज़ का टाइम दिया है, 25 दिन का। मैंने अपने कस्टमर को बोला कि आप सामान ले जाओ, 25 दिन बाद पेमेंट कर देना। तो इसका मतलब 25 दिन के लिए पैसा मेरा और फंस गया। आप समझे मैंने क्या बोला बच्चे? मैंने बोला कि अगर सामान मेरे पास कैश में था, मतलब पैसा था मेरे पास कैश, मैंने वो कैश से क्या ख़रीदा, स्टॉक, तो मेरे पास से कैश चला गया और वो कैश किस में कन्वर्ट हो गया, स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना। फिर उस स्टॉक को बेचने में
मेरे को 20 दिन लग गए, तो इसका मतलब 20 दिन तक तो कैश जो है वो स्टॉक में ही रहा, हाँ या ना, स्टॉक में फंसा रहा पैसा। फिर जब मैंने अपने कस्टमर को बेचा तो उसको 25 दिन का टाइम मैंने और दे दिया कि भाई आप 25 दिन बाद पेमेंट कर देना। इसका मतलब डेटर से पेमेंट कब आएगी? 25 दिन बाद। तो मेरा पैसा 25 दिन के लिए और फंस गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ बच्चे, मेरा कैश मुझे 45 दिन में आके वापस मिल रहा है। तो ये जो 45 डेज़ मैंने निकाले ना बच्चे, 45 डेज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। किसका निकाला हमने? ये ट्रेडर का। और ये जो 20 डेज़ है इसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक होल्डिंग पीरियड। ये 20 डेज़ क्या है बच्चे? स्टॉक होल्डिंग पीरियड, कि मेरा सामान गोडाउन में 20 दिन के लिए पड़ा रहता है, 20 दिन बाद बिकता है। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड कितना हो गया? 20 डेज़। और मैंने अपने कस्टमर को 25 दिन का टाइम दिया है, तो ये 25 डेज़ क्या हो गया मेरा? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो इसका मतलब 45 डेज़ के लिए पैसा फंसा रहा मेरा, हाँ या ना? सिंपल पॉइंट है। तो मेरा कैश मुझे कितने टाइम में वापस मिल जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ द टाइम विद इन विच द कैश इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल। तो जितना कैश आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करा है इस रिकवर्ड बैक, वो कितने टाइम में आपको वापस मिल जाएगा। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में 45 डेज़ आ रहे हैं। आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक बात। ठीक, चलो एक पॉइंट मैं आपको इसमें और बताता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैंने सामान उधार पे ख़रीदा हो। नहीं समझा आप मैंने क्या बोला? अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें मैंने सामान कैश में ख़रीदा था बच्चे। सुना मैंने क्या बोला? मैंने जो सामान ख़रीदा था वो कैश में ख़रीदा था, तो मैंने तो अपने सप्लायर को ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी थी, तो मेरा पैसा ऑन द स्पॉट फंस गया था, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने सामान उधारी पे ख़रीदा है, 15 दिन की उधारी पे, आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बच्चे कि 30 दिन कह देते हैं, चलो मैंने अपने सप्लायर से सामान ख़रीदा और सप्लायर ने मेरे को 30 दिन का टाइम दिया कि आप 30 दिन बाद पेमेंट कर देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी जो मैंने बातें करी इससे पहले वो ये था कि मैंने कैश में, सब मेरे पास कैश पड़ा था और मैंने अपने सप्लायर को कैश दे दिया, तो जिस दिन मैंने कैश दिया उसी दिन मेरा पैसा अटक गया, हाँ या ना? क्योंकि सामान आ गया उसके बदले में, फिर मैं कस्टमर को बेचूंगा, कस्टमर फिर मुझे पेमेंट करेगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा, हाँ या ना? तो कैश मेरा ऑन द स्पॉट फंस गया था। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं जी मैंने भी सामान उधार पे ख़रीदा है, तो मेरे सप्लायर ने मेरे को 30 दिन का टाइम दिया है, तो आप सोचो ज़रा, अगर आपका सप्लायर आपको 30 दिन का टाइम दे रहा है तो क्या आपको पेमेंट करनी है 30 दिन तक? 30 दिन तक पेमेंट आपने नहीं करनी। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो आपने सामान उधार में ख़रीदा, ठीक है, कितने दिन का टाइम दिया आपको बच्चे? 30 दिन का टाइम दिया। प्लीज़ सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने सामान उधार में ख़रीदा तो आपको 30 दिन का टाइम मिला। उन्होंने कहा जी 30 दिन बाद पेमेंट कर देना आराम से। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा 30 दिन में से 20 दिन निकल गए, कस्टमर नहीं मिला मेरे को, यानी कि मेरा स्टॉक मेरे पास कितने टाइम के लिए था? 20 दिन। अभी भी मेरे पास सप्लायर के 10 दिन बचे हुए हैं, अभी भी मेरे को पेमेंट नहीं करनी है अपने सप्लायर को, समझ आ रही है? अच्छा कस्टमर मिला तो मैंने उसको कितने दिन का टाइम दे दिया? 25 दिन का। लेकिन बच्चे 25 दिन में से 10 दिन तो अभी भी मेरे पास है या नहीं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 दिन तो अभी भी मेरे पास है, तो इसका मतलब मेरा पैसा कितने टाइम के लिए फंसा? आप सोचो ज़रा, 15 दिन के लिए तो फंसा, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ? मैंने क्या बोला बच्चे? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सप्लायर मेरे को 30 दिन का टाइम दे रहा है। मैंने मान लो सामान अपने सप्लायर से ख़रीदा, 30 सामान ख़रीदा तो उसने मेरे को 30 दिन का टाइम दिया, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास 30 दिन का क्रेडिट पीरियड पड़ा हुआ है, मैं अपने सप्लायर को 30 दिन बाद पेमेंट करूँगा। तो क्या मेरा कैश आज ऑन द स्पॉट फंसा? नहीं फंसा, वो 30 दिन बाद पेमेंट करनी है मेरे को अपने सप्लायर को, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मैंने सामान ख़रीद के अपने गोडाउन में ले आया। अच्छा गोडाउन से माल बाहर कब निकला? 20 दिन बाद। इसका मतलब 20 दिन तो सप्लायर जिन्हें जो मुझे दिए थे वो वेस्ट हो गए, मतलब वो कवर हो गए ना उसमें। तो अभी भी मेरे को सप्लायर के दिए हुए 10 दिन मेरे पास अभी भी हैं, हाँ या ना? ठीक है, इसका बेनिफिट मैं अभी भी ले सकता हूँ। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने डेटर्स को सामान बेचा 25 दिन के लिए, तो डेटर्स मुझे 25 दिन बाद पेमेंट करेगा, हाँ या ना? लेकिन 10 दिन तो मेरे पास अभी क्रेडिटर्स के पड़े हुए हैं। क्या मेरे को 20 दिन बाद पेमेंट करनी है अपने सप्लायर को? क्या मुझे 20 दिन बाद पेमेंट करनी है? नहीं बच्चे, 20 दिन में से 10 दिन और निकलेंगे, उसके बाद मैं करूँगा। तो जब 10 दिन निकलेंगे
तो 15 दिन इसके भी तो बचेंगे फिर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो कैसे निकालेंगे हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फिर, अगर कैश इन्वॉल्व ना हो तो? अगर हमने सामान उधार पे ख़रीदा होगा तो जो क्रेडिटर्स ने आपको टाइम दिया है ना बच्चे, वो लेस कर देना, हाँ या ना? समझ गए आप मेरी बात? तो वो चीज़ होती है। अगर नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे कॉल करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? तो अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना हो, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑफ अ ट्रेडर, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडर, ठीक है बच्चे? मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। तो एक ट्रेडर कैसे कैलकुलेट करेगा? तो सबसे पहले इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और फिर इसमें से हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, इसको हम लेस कर देंगे यहाँ से। बताओ, इसको अगर मैं लेस कर दूँ तो क्या बचेगा? तो जो आएगा आंसर, दिस विल बी माय ऑपरेटिंग साइकिल। पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है जी? यहाँ तक बात आई होप आपको समझ आ गई हो यहाँ तक बात। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चे, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मैन्युफैक्चरर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरर, अगर मैं आपसे मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर का हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड किस तरीके से निकालते हैं वो मैं लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं मैन्युफैक्चरर का, ठीक है ना? क्योंकि मैन्युफैक्चरर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, तो बच्चे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ठीक है? अच्छा, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, ठीक है? फिर हम इसमें प्लस करेंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है बच्चे? डेटर्स कलेक्शन पीरियड के बाद फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, वो हम लेस कर देंगे इसमें से, ठीक है ना? तो जो आएगा आंसर उसको हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, किसका? मैन्युफैक्चरर का, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ये किसका आ गया बच्चे? मैन्युफैक्चरर का, ठीक है ना? अब देखो, मैंने आपको इसमें से 3 बातें तो बता दी। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड आपको पता है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड भी आपको पता है,
फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड भी आपको पता है, मतलब वो जो हमने ट्रेडर के केस में इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बोला था ना, उसी को हम मैन्युफैक्चरर में फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड कहेंगे। वो इसलिए बच्चे क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास ना 3 तरीके की इन्वेंट्री होती है। अगर मैं आपसे ट्रेडर की बात करूँ तो ट्रेडर के पास सिर्फ एक टाइप की इन्वेंट्री होती है जिसको हम फिनिश गुड्स कह देते हैं, है ना। तो वो चीज़ होती है। चलो मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी बात में। कैश है मेरे पास, मैं क्या करूँगा बच्चे, सबसे पहले इससे रॉ मटेरियल ख़रीदूँगा, हाँ या ना, तभी तो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी उसके ऊपर। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे सबसे पहले, हाँ या ना। और ऐसा नहीं होता कि रॉ मटेरियल ख़रीदते ही तुरंत उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको कंज्यूम करने में भी टाइम लग जाता है। मतलब रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन स्टेज पे लाने के लिए भी टाइम लग जाता है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, डिपेंड करता है। वो तो कंपनी टू कंपनी वो वेरी करता रहता है कि कितने टाइम में रॉ मटेरियल कंजम्पशन में कन्वर्ट होता है। सुना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कितने टाइम में रॉ मटेरियल कंजम्पशन में कन्वर्ट होता है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, ठीक है। कुछ कंपनीज़ में नेक्स्ट डे ही कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्शन में, कुछ में टाइम भी लगता है, मंगा के रख लेते हैं, एडवांस में मंगा के रख लेते हैं, ठीक है ना। तो पता है इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने बोला कि रॉ मटेरियल कितने टाइम में कंजम्पशन में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं बच्चे रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशो। जैसे मैंने बोला था ना पहले, रेशो का आपको मैंने पॉइंट समझाया था, डेटर्स टर्नओवर रेशो, ऐसी रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो, है ना, ऐसे कह लो आप। तो वो चीज़ होती है। तो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक। तो रॉ मटेरियल, चलो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ बच्चे कि ज़रूरी नहीं है कि जो मटेरियल आपने ख़रीदा वो सेम डे पर प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम ले सकता है। अच्छा, फिर रॉ मटेरियल को हम काम करना उस पर स्टार्ट करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे उस पर, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम डे में वो जो है कंप्लीट हो जाए। जब हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट करी तो उसमें टाइम लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जिसको बनाने में टाइम लगता है, वो अच्छा खासा टाइम लगता हो, महीने, 6 महीने, साल लग जाते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस, साल के एंड तक कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पे काम अभी चल रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है बच्चे। कन्वर्जन टू WIP, कन्वर्जन इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा बच्चे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। फिनिश गुड्स के बाद, इसके वर्क इन प्रोग्रेस के बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा ये, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स। और ऐसा नहीं होता कि जैसे ही वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ वो बिक गया हो, उसको बेचने में भी टाइम लगता है। वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड गुड्स स्टेज तक आने में भी टाइम लगता है, ठीक है। और फिर फिनिश गुड्स में आने के बाद जब वो सेल होगा तो वहाँ पे भी टाइम लग सकता है, सेल होने में भी टाइम लग सकता है, डेटर्स, और डेटर से कलेक्शन आने में भी टाइम लग सकता है। तो ये जो साइकिल सी बनती हुई नज़र आ रही है बच्चे, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं इसको। तो ये क्या है बच्चे, सेल टू कस्टमर, सेल टू कस्टमर, और फिर यहाँ पे क्या होगा, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ठीक है जी। तो ये बात निकल कर आती है। तो अब समझना मेरी बात को, मान लो मैंने कैश में सामान ख़रीदा, मैंने अपने सप्लायर से, प्लीज़ सुनना मेरी बात, मैंने अपने सप्लायर से जो रॉ मटेरियल ख़रीदा, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, वो कैश में ख़रीदा, मतलब मैंने अपने सप्लायर से उधारी नहीं रखी। तो इसका मतलब मैंने जिस दिन अपने सप्लायर को पेमेंट करा होगा, मेरा पैसा उसी दिन फंस गया होगा। मैं आज मैं सामान लेने गया और आज ही उसको पेमेंट करके आ गया, तो मेरा पैसा तो अटक गया, हाँ या ना। मेरा कैश किस में आ गया, मटेरियल में, मेरा कैश किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे,
रॉ मटेरियल में, हाँ या ना। और रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, अब उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट करने में टाइम लग गया, मतलब गोडाउन में पड़ा रहा मेरा जो रॉ मटेरियल है वो 20 डेज़ के लिए गोडाउन में पड़ा रहा, ठीक है ना। 20 दिन के लिए गोडाउन में पड़ा रहा, तो इसका मतलब 20 दिन तक तो मेरा कैश वैसे ही फंसा हुआ है, हाँ या ना। क्योंकि मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी थी, कैश में पेमेंट करके आया हूँ मैं सप्लायर को, तो 20 दिन के लिए मेरा पैसा फंसा या नहीं फंसा बच्चे, अगर रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करने में 20 दिन लगती हो तो, है ना। ऑन द स्पॉट थोड़ी ना कन्वर्जन हो जाएगा फिनिश इसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में, हाँ या ना बच्चे। और वर्क इन प्रोग्रेस के बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में उसको 10 डेज़ और लग गए, मतलब 10 दिन लगते हैं माल बनने में, या फिनिश गुड्स तैयार होने में 10 दिन का टाइम लगता है, या चलो उसको मैं और थोड़ा सा सही ले लेता हूँ, 15 दिन कर लेता हूँ, है ना। 15 दिन लगते हैं फिनिश गुड्स को तैयार होने में, इसका मतलब मेरा पैसा 15 दिन के लिए और फंस गया। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने सामान कैश में ख़रीदा, तो मैंने अपने सप्लायर को तभी कैश दे दिया, तो मेरी पॉकेट से कैश कब निकल गया, जिस दिन मैंने सप्लायर से सामान ख़रीदा, सेम डे पे निकल गया, ठीक है बच्चे। फिर सामान मैंने लाके किस में रख दिया, गोडाउन में। अब गोडाउन से माल कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन जाएगा तब जब वहाँ से डिमांड आएगी, हाँ या ना। तो 20 दिन बाद डिमांड आई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि हाँ जी अब इस पर हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, तो 20 दिन के लिए मेरा पैसा फंस गया रॉ मटेरियल में। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस में चालू हो गया, उस पर काम शुरू हो गया, अब उसको तैयार करने में, फिनिश गुड्स बनाने में कितना टाइम लगता है, 15 दिन, हाँ या ना। 15 दिन बाद जब वो बन के तैयार होता है तो उसको हम वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बच्चे, वेयर हाउस में। और वेयर हाउस में वो कितने टाइम के लिए पड़ा रहता है, ये नहीं है कि वेयर हाउस में ट्रांसफ़र होते ही वो आगे शोरूम में कस्टमर को बेच देते हैं, नहीं बच्चे, इसमें भी मेरा जो है 22 दिन लगते हैं, 22 डेज़। कस्टमर को सामान बेचने में कितना टाइम लग गया, 22 डेज़। या मैं ऐसा कहूँ कि वेयर हाउस में मैंने 22 दिन के लिए सामान रखा, हाँ या ना बच्चे। अच्छा, 22 दिन के लिए रखा। अच्छा, फिर जब आप अपने कस्टमर को बेचोगे, अच्छा हाँ एक बात और, 22 दिन के लिए पैसा और फंस गया। 20 दिन के लिए पैसा कहाँ फंसा बच्चे, रॉ मटेरियल में। जब वो वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हुआ तो 15 दिन के लिए पैसा और फंस गया, क्योंकि 15 दिन लगते हैं माल तैयार होने में। माल तैयार हो गया, उसके बाद 22 दिन के लिए मैंने उसको वेयर हाउस में रखा। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ, 22 दिन के लिए मैंने उसको वेयर हाउस में रखा। अच्छा, 22 दिन बाद जब वो कस्टमर को बेचा मैंने, तो कस्टमर को बोला जी 30 दिन का टाइम है आपके पास पेमेंट करने के लिए, तो 30 दिन के लिए मेरा पैसा और फंस गया उसके अंदर। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला, 30 दिन के लिए मेरा पैसा उसमें और फंस गया। 30 दिन बाद फिर मेरा पेमेंट आएगी। तो फाइनली अगर मैं हिसाब लगाऊं, मेरे पास से कैश कब चला गया बच्चे, मैं ऐसे कहूँ, अगर मैं डेट वाइज थोड़ा सा एग्जांपल लूँ ना बच्चे आपसे, चलो डेट वाइज छोड़ो, मैं वैसे ही बता देता हूँ, क्यों फिर ज़्यादा हो जाएगा। मैं जिस दिन सामान ख़रीद के लाया, सेम डे मैंने कैश दे दिया, तो मेरा कैश चला गया, उसी दिन चला गया, ठीक है। अब वो मेरा कैश मेरे पास वापस कब आएगा, मैंने उस कैश से क्या ख़रीदा, रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेसिंग करने में कितना टाइम लग गया बच्चे, 20 दिन, हाँ या ना। तो 20 दिन के लिए मेरा पैसा यहाँ फंसा, 15 दिन उसको तैयार करने में लग गए, तो 15 दिन मेरा पैसा यहाँ फंस गया, कितना हो गया, 35 दिन, 35 डेज़। अच्छा, 22 डेज़ सेल करने में लग गए, सेम डे पे तो सेल हुए नहीं, कितना टाइम लग गया बच्चे, 22 डेज़। इसका मतलब 57 डेज़ हो गए, हाँ या ना। और फिर 30 डेज़ कस्टमर ने ले लिए पेमेंट करने के लिए, तो इसका मतलब मेरा पैसा 87 डेज़ के लिए फंसा रहा है। 87 डेज़ बाद मेरा कैश मेरे हाथ में आ रहा है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ तक। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्या बोलते हैं इसको हम, ओह सॉरी बच्चे, इसको हम कहते हैं आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। आई होप समझ आई हो आपको यहाँ तक बात, है ना। कैसे निकाला मैंने, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। बताओ रॉ मटेरियल मैंने कितने टाइम के लिए होल्ड करा, 20 डेज़ के लिए, है ना जी। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड 15 डेज़। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड
22 डेज है ना जी, 22 डेज। डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड दैट इज़ कितना बच्चे, 30 डेज। हाँ या ना, है ना, ऐड कर लो, आपका आ जाएगा आंसर 87 डेज। नाउ अब एक बात और समझना बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने जो माल ख़रीदा, मैंने जो ये रॉ मटेरियल ख़रीदा वो उधार पे ख़रीदा हो, पॉसिबल और नॉट। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें मैंने माना था कैश में ख़रीदा है, मान लो मैंने ये सामान उधार पे ख़रीदा होता, यह रॉ मटेरियल मैंने किस पे ख़रीदा होता बच्चे, क्रेडिट पे। तो मुझे बताओ क्या मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी होती? देखो मेरा पैसा आएगा 87 डेज़ बाद, हाँ या ना, 87 डेज़ बाद आएगा, ये बात तो पक्का है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 87 डेज़ लगेंगे मेरा कैश आने में। मान लो मैंने अपने सप्लायर से जब सामान ख़रीदा तो उसको मैंने कहा कि मैं आपको पेमेंट करूँगा जो है 37 डेज़ में। कितने डेज़ में? 37 डेज़ में। मेरे सप्लायर ने मेरे को कितने दिन का टाइम दिया? 37 डेज़ का। क्रेडिटर्स है ना, पेमेंट पीरियड, यानी कि क्रेडिटर्स को मुझे कितने टाइम में पेमेंट करनी है, कितने पीरियड में पेमेंट करनी है, दैट इज़ 37 डेज़। मेरे क्रेडिटर्स मेरे को कह रहे हैं 37 दिन बाद पेमेंट कर जाना। तो बच्चे 37 दिन का मुझे रिलैक्सेशन मिला कि नहीं मिला? तो क्या मेरा पैसा 87 डेज़ के लिए फंसा हुआ है? नहीं बच्चे, पता है 87 डेज़ में क्यों कह रहा था? क्योंकि मैंने अपने सप्लायर को ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी थी, इस वजह से मैं कह रहा था कि मेरा पैसा जो है पूरा 87 डेज़ के लिए फंसा हुआ है। नहीं बच्चे, अगर मैं कहूँ कि मेरे सप्लायर मेरे को 37 दिन का टाइम दे रहे हैं तो क्या मेरा पैसा ऑन द स्पॉट गया होगा? नहीं, 37 दिन बाद गया होगा, हाँ या ना। और वो 37 दिन कहीं ना कहीं इन 87 डेज़ में कवर हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे, है ना। तो उसको आप माइनस कर दो। तो मैं यहाँ से क्या माइनस करूँगा बच्चे? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दैट इज़ 37 डेज़। आप इसको लेस कर देना यहाँ से, और इसको लेस करोगे तो आपका 50 डेज़ आ जाएगा, यानी कि 50 डेज़ आपका कैश फंसा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक बात, ठीक है। चलिए मैं आपको इसमें 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ। एक्चुअली मैं आपको 3 चीज़ें तो समझा ही चुका हूँ, ये क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड बता चुका हूँ, डेटर्स कलेक्शन पीरियड में आपको बता चुका हूँ, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड में आपको बता चुका हूँ। मैं आपको रॉ मटेरियल और WIP वाले पॉइंट और बता देता हूँ, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। आप एक काम करो, इतने इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको आप नोट कर लो पहले। आपको चलो आप ये वाला नोट कर लो पहले। ठीक है जी, ये लो। चलो अब मैं आपको इसमें ये 2 रेशोज़ के बारे, ये इन 2 के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, काफ़ी हद तक बात समझ में आ गई होगी, पर चलो फिर भी। देखो आपको मैंने 3 टर्नओवर रेशो के बारे में बताया था, डेटर्स टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और तीसरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, है ना। एक और मैं आपको बताता हूँ, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो। पता है ये रेशो में क्या बताता है? ये रेशो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि मेरा मटेरियल कितने टाइम में कंजम्पशन में कन्वर्ट हो रहा है या प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि रॉ मटेरियल पे तो हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे तो कितना टाइम लगता है उसको प्रोसेसिंग होने में, या मैं ऐसा कहूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कितने टाइम में बुलावा आता है कि हाँ भाई मटेरियल ट्रांसफ़र कर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे। समझ रहे हो मैं बात क्या कह रहा हूँ?
तो पूरे साल में आपने कितनी बार अपने रॉ मटेरियल को कंजम्पशन में कन्वर्ट करा, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, है ना। किस लिए कैलकुलेट करा जाता है बच्चे इसको? इन ऑर्डर टू नो the movement of raw material from storeroom to consumption stage समझ आई मेरी बात यहाँ तक? तो आपने अपने रॉ मटेरियल को स्टोर रूम से कितनी बार कंजम्पशन स्टेज में ट्रांसफ़र करा, या सीधी सी बात है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो पूरे साल में कितनी बार अपने रॉ मटेरियल को कंजम्पशन में कन्वर्ट करा, इस कॉल्ड एज रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ठीक है ना जी। किस लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? तो बड़ा सिंपल है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये एक दिन की कंजम्पशन नहीं है बच्चे, पूरे साल की कंजम्पशन है ना, और डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, सिंपल। अच्छा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? हाँ भाई, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे कि हमने पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा होगा? तो बड़ा सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। पिछला कितना पड़ा हुआ है, इस साल आपने और कितना ख़रीदा, है ना, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये तो बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगी ये बात तो, है ना। और ऑब्वियसली ये भी एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज इसलिए कह रहा हूँ बच्चे क्योंकि ये कंज्यूम्ड पूरे साल की होती है, और इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज पूरे साल आपके पास कितने की पड़ी रहती है स्टोर रूम में। और ये रेशियो जितना हाई होगा ना बच्चे उतना बेटर है। क्यों? क्योंकि उतना फास्ट मूविंग होगा ये, हाँ या ना, उतना फास्ट स्टोर रूम से मूव करेगा कंजम्पशन स्टेज की तरफ। अगर मैं कहता हूँ मेरा आंसर 6 टाइम है, तो इसका मतलब 2 महीने लग जाते हैं रॉ मटेरियल को कंजम्पशन में कन्वर्ट होने में, या स्टोर रूम से कंजम्पशन स्टेज में आने में, है ना। 12 टाइम आंसर होगा तो उसका मतलब 12 बार कन्वर्ट हो रहा है पूरे साल में। इसका मतलब होल्डिंग पीरियड कितना हो गया? 1 मंथ, है ना। तो जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना कम आपका होल्डिंग पीरियड होगा, दैट इज़ बेटर, है ना। तो इस तरीके से होता है बच्चे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते हैं, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे बच्चे इसको हम? या रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड भी कह सकते हो आप इसको। मैं वही सोच रहा था कि एक नाम और है इसका, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, है ना। तो बताओ बच्चे आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे? तो बड़ा सिंपल है ना ये तो। आप क्या बोलोगे बच्चे? आप बोलोगे 12 मंथ्स 360 डेज़ अगर डेज़ में कैलकुलेट करते हो तो, या फिर 52 वीक्स डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, हाँ या ना, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, है ना। या फिर इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? 12 मंथ्स 360 डेज 52 वीक्स डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो हमने कैसे निकाला था बच्चे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फिर उस एवरेज को हम यहाँ ऊपर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज इन्वेंट्री ऑफ
रॉ मटेरियल, है ना। तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, ठीक है जी। और एक और हमारा कौन सा था बच्चे, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना जी, टर्नओवर रेशियो। फिर उसी की हेल्प से हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ WIP वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो, हाँ जी, तो इसको किस लिए कैलकुलेट करा जाता है बच्चे। तो सिंपल वर्ड, पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको हम कैसे निकालते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो जो सामान मैंने बनाया है, गुड्स प्रोड्यूस्ड, है ना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री ऑफ WIP। ऑब्वियसली एवरेज लेंगे क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट एक दिन की नहीं है, पूरे साल की है, तो इसलिए हम यहाँ पर एवरेज वर्ड लेके चलते हैं बच्चे, है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखाते हैं बच्चे। क्या किस लिए निकालते हैं ये रेशो इसलिए निकाला जाता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपने पूरे साल में कितनी बार आपने वर्क इन प्रोग्रेस को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस से फिर क्या बनता है, वो फिनिश गुड्स। तो पूरे साल में कितनी बार आपने वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, है ना, प्रोडक्शन में कन्वर्ट करा, इस WIP टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। चलो मैं आपको इसमें एक पॉइंट बताता हूँ कि नेट फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। जिन बच्चों ने कॉस्टिंग पढ़ी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट शीट का अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें तो आपने बड़े आसानी से ये बात सीख ली होगी कि फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बच्चे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हो पता ही ना आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो कंज्यूम्ड आ जाता है, प्लस कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम क्या कह देते हैं बच्चे, ये लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट भी कह देते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, इसको माइनस करके आप निकाल सकते हो नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। कॉस्ट शीट का पार्ट है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा इसके ऊपर, ठीक है जी। तो ये चीज़ है बच्चे। मुद्दा क्या है हमारा, WIP होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, या इसको हम कन्वर्जन पीरियड भी कह देते हैं, कि कितने दिन में या कितने महीने में या कितने वीक में मेरा वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है ना। तो आप इसको किस तरीके से निकालोगे, 12 मंथ्स 360 डेज या 365 जैसा भी है, 52 वीक्स एंड डिवाइडेड बाय, हाँ जी, डिवाइडेड बाय आपका WIP टर्नओवर रेशियो, WIP टर्नओवर रेशियो, है ना जी। या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 12 मंथ्स 360 डेज 52 वीक्स और डिवाइडेड बाय डेट। WIP टर्नओवर रेशियो हम कैसे लिखते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट
और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ WIP, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है एवरेज इन्वेंट्री ऑफ WIP, है ना। इस तरीके से हम लिख लेते हैं बच्चे। सो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ आ गई हूँ बच्चे। तो मैन्युफैक्चरर का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट होता है, उसमें जितनी बातें हो सकती हैं वो सारी मैंने आपको बता दी बच्चे। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट, तो वैसे कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट है बच्चे, सिर्फ क्वेश्चंस कराने, तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और हो सकता है कोई हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है जी। ओके बच्चे।